कौन रीड करेगा? Sir, can I? यस बेटा। Failure is not the opposite of success. It is a part of success. के क्या मीनिंग होगा? क्या हम फेल हो गए तो हम जो सक्सेस है उससे अलग है? फेलियर का मीनिंग क्या होता है ये यहाँ पर लिखा है। फेलियर का मतलब जो है वो ये नहीं है कि हम पूरे सक्सेस जिसको मिली उससे अपोजिट है, नहीं। उससे हम एक स्टेप पीछे हैं, उसके पाथ पर ही हैं हम, लेकिन उससे एक स्टेप पीछे है, इस हिसाब से हम फेल हो गए। तो फेलियर का कभी मतलब ये नहीं होता है कि हम जो सक्सेस जिसको मिली उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाए, नहीं। आज उसको सक्सेस मिली है, 2 दिन बाद, 2 साल बाद, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि हमको भी सक्सेस मिले, बिकॉज ऑफ जिसको सक्सेस सक्सेस मिले उसके पीछे ही है हम। समझ में आया? तो ये है आज का थॉट। ओके, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो ये बात आपको माइंड में रखनी है और अप्लाई भी करनी है, याद रखना। ओनली 1 मिनट पर्सन। ठीक है। ओके, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम जो है वो रखा गया है डेटा हैंडलिंग। डेटा को हैंडल करना सिंपल। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? ओनली डेटा को हैंडल करेंगे। और डेटा को हैंडल करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जब 5th स्टैंडर्ड में थे ना तब से डेटा को हैंडल करते ही है। शायद आपको पता हो, 5th में भी हैंडल किया था, 6th में भी हैंडल कर रहे हैं, 7th में भी किया था, 8th और 9th में जाएंगे तो इसके 2 चैप्टर हो जाएंगे, 10th में भी इसके 2 चैप्टर मिलेंगे आपको। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया, बहुत इजी टॉपिक है। अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो इस टॉपिक में और कुछ है ही नहीं, आराम से ये टॉपिक हम कर सकते हैं। डेटा हैंडलिंग में जो वर्ड है डेटा, उस डेटा के बारे में अगर थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं कि ताकि आपको जब चैप्टर करो तब आपको बात समझ में आए। एवरीथिंग वी हैव इट इज नोन एज डेटा। एवरीथिंग। छोटा सा एग्जांपल दे दो। मान लो कि अभी आपकी FA1 की एग्जाम खत्म हुई,
एग्जाम खत्म होने के बाद 15-20 दिन में, 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट्स हमको मिलेंगे, क्या उस रिजल्ट्स को हम रखेंगे या छोड़ देंगे? रखेंगे। क्या करेंगे, उस रिजल्ट को रखेंगे या छोड़ देंगे? रखेंगे। रखेंगे। इट इज द ऑनेस्ट डेटा। मान लो कि आपको बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर्स जो है वो आपको मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन का पूरा लिस्ट बना के देते हैं कि लो भाई ये मेडिसिन ले लेना, और ये पूरे 3 महीने तक या 6 महीने तक या 1 साल तक या पूरी जिंदगी आपको लेनी है जब तक आप जिंदा रहेंगे। तो जो मेडिसिन का लिस्ट आपको मिलेगा उसको आप रखेंगे या छोड़ देंगे? रखेंगे। यस, उसी को तो बोलते हैं डेटा। अरे आपके पास जो डेटा है वो तो कुछ नहीं है। खाली एक बार आप स्कूल के बारे में तो सोचिए, क्लास टीचर के बारे में तो सोचिए। आपके पास तो खाली आपका FA1 का रिजल्ट होगा। आपकी जो क्लास टीचर है ना, उसके पास पूरे क्लास का FA1 का रिजल्ट होगा। उसको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल जाके अगर कोई गर्ल्स या कोई बॉयज ऐसा बोल दे कि नहीं मैंने तो FA1 की एग्जाम दी थी, आपके पास रिजल्ट है ही नहीं, मतलब आपने गुम कर दिया है, मैंने तो एग्जाम दी है, तो प्रूफ के लिए रखना पड़ता है। तो क्लास टीचर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो पूरा रिजल्ट पूरे साल तक संभाल के रखे। उसी को तो डेटा बोलते हैं। वैसे ही आप पूरी स्कूल के बारे में, स्कूल को कंसीडर करो। मान लो कि आपके पापा जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में उसको ज्यादातर काम जो है बॉम्बे से रहता है। एक दिन उसने सोच लिया कि नहीं भाई, बार बार बॉम्बे मुझे जाना पड़ता है, उससे अच्छा है कि हम बॉम्बे में ही रहें। स्कूल पे आए पापा और आके बोल दिया कि नहीं भाई, हमारी लड़की का हमको LC दे दो, हम बॉम्बे शिफ्ट होने वाले हैं। तो जब आपको LC मिलेगा तो LC के साथ साथ में रिजल्ट्स और जो अदर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी मिलेंगे। तो वो कब मिलेगा? जब स्कूल्स के पास आपके डेटा होगा तब ना। तो सोचो एक बार के स्कूल में तो वैसे 4,000 स्टूडेंट है, तो कितना ज्यादा वो डेटा यहाँ पर रख रहा है। और ये 1 साल का नहीं होता है, ऐसा मत समझना कि ये 1 साल का होता है, नहीं। आप 8th स्टैंडर्ड में हो, और अगर आपको 5th स्टैंडर्ड का डेटा निकालना है कि सर मुझे 5th स्टैंडर्ड में मैथ्स में कितने मार्क्स मिले थे, तो उस टाइम पे जो टीचर था उस क्लास टीचर को आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि यस आपको FA1 में इतने मार्क्स मिले थे। इट इज नॉन एज डेटा। कोविड पैंडेमिक है, आप सबको पता ही है, कितने पॉजिटिव केसेस मिले, कितनी रिकवरी हुई, कितने लोगों का डेथ हो गया, कितने अंडर ट्रीटमेंट हैं, कितने लोग वैक्सीनेट हुए, कितने लोग वैक्सीनेट नहीं हुए। ये सब हमारे पास डेटा होता है। पूरे कंट्री के बारे में सोचिए, 4,000 स्टूडेंट्स के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ हाँ इतना सारा डेटा स्कूल के पास होता है। तो कभी कंट्री के बारे में भी सोचिए, 130 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। जिसने भी वैक्सीन ली सबका डेटा होगा गवर्नमेंट के पास। आधार कार्ड ले लो, वोटिंग कार्ड ले लो, पान कार्ड ले लो, राशन कार्ड ले लो, बैंक में हमारा अकाउंट ले लो। एक एक इंसान के बैंक में 2 3 4 अकाउंट होते हैं। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, काउंट तो करो आप, 500 600 करोड़ अकाउंट तो हम ऐसे ही हैंडल कर रहे हैं। तो इन सबको मिला के हम बोलते हैं डेटा। अभी आपको इन सभी चीज से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ये सब चीज कि ताकि जब भी आप इस चैप्टर को करो तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। अभी पता नहीं चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बट इन फ्यूचर आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि आप अगर कॉमर्स लेते हो तो डेटा हैंडलिंग आपका साथ में चलेगा,
साइंस लेते हो तो डेटा हैंडलिंग का थोड़ा सा पोर्शन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि डेटा का बेसिकली जो कनेक्शन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उसमें सब कुछ चला जाएगा, साइंस में इतना सारा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन साइंस में होता तो है ही। तो जिसको अभी से डिसाइडेड है कि नहीं भाई हमको कॉमर्स ही लेना है, उसको तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है। साइंस लेना है तो ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, बाकी अच्छे से कंसेप्ट कैसे भी करके क्लियर करना है। क्या करना होता है इस चैप्टर में? डेटा जो हैंडल कर रहे हैं उसमें करना क्या होता है? तीन चीजें बेसिकली हमको करनी होती है। तीन को छोड़ दो, चार चीज हमको करनी होती है। कौन सी चार, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, बाद में उसको एक्सप्लेन करना हूं ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे पहली बात जो हमको डेटा हैंडलिंग में करनी है वो करनी है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या करना है? क्या collection of करना data. है एग्जैक्टली मैं छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल दे दूं क्या? मान लो कि आपकी एग्जाम चल रही थी, सॉरी, अभी आपको पता हो तो जब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तब हमने रिन्यूअल फॉर्म फिलअप किए, ऑल ऑफ ने किए कि नहीं किए? रिन्यूअल फॉर्म सबने भरा है ना स्कूल में? यस और नो? Yes. रिन्यूअल फॉर्म क्या है? रिन्यूअल फॉर्म इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। कि भाई चलो भाई, एक साल से आप स्कूल पे नहीं आ रहे थे, पता नहीं है कि एक साल में कितने लोगों का एड्रेस चेंज हो गया, कितने लोगों का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, कितने लोगों की मेल आईडी चेंज हो गई। आप सिक्स सेवेंथ में थे तो एट्थ में आ गए, अब कितने चेंजेस हो गए एक साल में। तो अच्छा होगा कि हम एक बार डेटा का फिर से कलेक्शन कर ले ताकि हम डेटा अपडेट कर दें। तो हमने क्या किया, रिन्यूअल फॉर्म निकाला। रिन्यूअल फॉर्म आप लोग फिलअप करके लेके आए और हम सभी टीचर्स ने उसको कलेक्ट किया। इट इज नॉन एज कलेक्शन ऑफ डेटा। इट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डू व्हेनेवर यू हैंडल द डेटा। डेटा को जब भी आप हैंडल करते हो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी भी डेटा को कलेक्ट कीजिए। देन सेकेंड स्टेप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को रिप्रेजेंट करो। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन का बहुत मतलब है। हम फिफ्थ चैप्टर में बहुत सारी बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन पर, लेकिन अब थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि 4000 स्टूडेंट है हमारे स्कूल में, सबने रिन्यूअल फॉर्म भरा है, तो क्या है, एक कमरे में लाके सबको रख दिया? नहीं, हमने क्लास वाइज उसको रिप्रेजेंट किया, क्लास वाइज उसकी अलग अलग फाइल्स बनाई, बाद में एक एक फाइल को लेके उसको कंप्यूटर में हमने सेव किया। इसी को तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। बहुत मतलब है रिप्रेजेंटेशन के, लेकिन अभी के लिए रिन्यूअल फॉर्म का जो एग्जांपल दिया है उसके बारे में बात करते हो, मैं इतना बता रहा हूं। थर्ड थिंग जो हमको करनी है, एनालिसिस ऑफ डेटा। ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस ऑफ डेटा। चलो भाई, रिन्यूअल फॉर्म ले लिए, रिप्रेजेंट भी कर दिए, अब क्या करेंगे? तो अब उसका एनालिसिस करेंगे। भाई एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? अरे सर, एनालिसिस की ही तो जरूरत होती है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, मान लो कि आपकी अभी F1 की एग्जाम खत्म हुई, एग्जाम खत्म होगी, रिजल्ट्स आएगा, आपके पेरेंट्स यहाँ पर रिजल्ट लेने आएंगे, आपके पेरेंट्स ने रिजल्ट्स को लिया, मतलब कलेक्ट कर लिया, टीचर्स ने उसको रिजल्ट्स कार्ड में पूरा रिप्रेजेंट करके दिया, आपने देख भी लिया। उसके बाद में आपके पेरेंट्स एनालिसिस करेंगे कि सर लास्ट ईयर तो मैथ्स में 25 में से 20 थे, अभी कैसे 15 हो गए। वो बोलेंगे कि सर लास्ट ईयर में इंग्लिश तो मेरी लड़की का बहुत खराब था, इस साल इंप्रूव हो गया, अच्छी बात है। वो बोलेगा कि नहीं भाई सर, लास्ट ईयर जो है सोशल में मेरी लड़की 25 आउट ऑफ 25 लेके आई थी, लेकिन अभी फेल हो गई, कैसे? ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपके पेरेंट्स या आप कर रहे हो उसी को बोलते हैं एनालिसिस। तो यहां पर रिन्यूअल फॉर्म का एनालिसिस कैसे करेंगे हम? तो बड़ी सिंपल है, रिन्यूअल फॉर्म में एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई
सिंगल फॉर्म में आपको पता हो तो बहुत सारी डिटेल हमने फिलअप करवाई है, कॉन्टेक्ट नंबर नया अपडेट करवाया, आपके फादर की इनकम कितनी है वो भी हमने अपडेट करवाया। तो वहां से हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि हाँ भाई इसके जो फादर है ना उसकी ईयरली जो इनकम है वो कम हुई, पहले उसकी ईयरली इनकम ये थी अब ये हो गई। मतलब कि कोविड पैंडेमिक जो मिला है हमको 2 साल से जो चल रहा है उसी के कारण सभी की इनकम जो है ना वो डिक्रीज हुई है। ये पूरा एक एनालिसिस हो गया। और उसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डेटा। फ्यूचर अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है सर? क्या इस डेटा में कोई अवेलेबिलिटी है इन फ्यूचर? क्या फ्यूचर में इस डेटा का हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और जो फ्यूचर अवेलेबिलिटी का टॉपिक है इसी टॉपिक को आगे जाके हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे, इसी चैप्टर में, 5th चैप्टर में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर अवेलेबिलिटी। छोटा सा एग्जांपल दे दूं, क्या आप लोग अभी जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, मान लो कि अभी मॉनसून है, मॉनसून सीजन है, इस सीजन में पता नहीं कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी। हाँ, आपने एक बार विंडो ओपन करके देखा कि नहीं भाई एटमॉस्फेयर बना हुआ है, आज बारिश हो जाएगी, बारिश हुई नहीं है, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। तो हुआ ना कि रेन जो है वो फ्यूचर अवेलेबिलिटी हुई, इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलेंगे कि भाई बारिश होगी कि नहीं होगी, इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओलंपिक अभी खत्म हुआ है, ओलंपिक में बहुत सारी गेम्स थी, उस गेम्स में इंडियन जो है वो गोल्ड मेडल लाएगा या नहीं लाएगा? इवेंट्स नहीं हुई है अभी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर्स में क्या हमारे पास कोई ऐसा चांस है कि जिसमें हम गोल्ड ला के आ सकते हैं? वो चेक करना ही बोलते हैं फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डेटा। कि चलो भाई ये बच्चा जो है, ये एथलीट जो है, उसका डेटा हमने एनालाइज किया तो हमको पता चला कि हाँ भाई इनको अगर ओलंपिक में हम भेजेंगे ना तो ये जरूर गोल्ड मेडल लेके आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ भाई ये गोल्ड मेडल लाके आ सकता है। और उसकी जगह पर मान लो कि मैंने कभी गेम खेला ही नहीं, मेरा डेटा एनालिसिस ही नहीं किया, डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि चलो जाओ ओलंपिक में गोल्ड लेके आओ, गोल्ड क्या ओलंपिक वाले घुसने भी नहीं देंगे, चलो निकलो यहाँ से, ओलंपिक है, आपकी गली की क्रिकेट नहीं है कि आके खेल जाओ। समझ में आ रही बात? तो ओलंपिक में किसको भेजना है किसको नहीं भेजेंगे, किसमें आपको फ्यूचर दिख रहा है, ये सब बातें किसके बाद में आएगी? आपका पूरा डेटा एनालाइज होगा तब जाके आएगी ना। छोटा सा एग्जांपल देता हूं एक को, मान लो कि मैथ्स कंपटीशन हुई, मैथ्स कंपटीशन हुई पूरे इंडिया की, कंट्री लेवल की मैथ्स कंपटीशन है। पता चला कि चलो भाई भावनगर में उसका एग्जाम आया है, सभी मैथ्स टीचर को एग्जाम देना है, हम सब ने एग्जाम दिया, मैंने भी दिया, जैनब मैम ने भी दिया, मोहम्मद सर ने भी दिया, और भी जितने सारे फैकल्टीज जो है हमारे मैथ स्कूल में सब ने मैथ्स का एग्जाम दिया। और मान लो कि उस एग्जाम में मोहम्मद सर जो है उस वो टॉप कर गए और मुझे 0 मार्क्स मिले, मुझे कुछ आया ही नहीं। लेकिन हाँ मोहम्मद सर जो है ना उसके रिलेशन हमारे रचिता मैम जो है हेड, इसके साथ अच्छे नहीं है, मेरे रिलेशन अच्छे हैं। मेरे 0 आने के बावजूद रचिता मैम ने बोला कि नहीं सर हमारे स्कूल में से आप ही जाएंगे, मोहम्मद सर नहीं जाएंगे। क्या कर लूंगा मैं जाके? एक छोटी सी एग्जाम जो सभी टीचर्स ने दी थी उस टीचर्स में मैं तो 0 मार्क्स लेके आया, लेकिन रचिता मैम के साथ मेरा रिलेशन अच्छा था इसलिए मुझे बोल दिया कि नहीं सर हमारे स्कूल में से आपको ही जाना है, मोहम्मद सर नहीं जाएंगे भले उसका टॉप किया हो। समझ में आ रही बात? तो अगर वो मुझे भेजेंगे तो मेरे में उसमें कुछ फ्यूचर नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर वो जगह पर मोहम्मद सर को वो भेज दे तो मोहम्मद सर कल जाके पूरे भावनगर की जितनी भी स्कूल होगी उसकी कंपटीशन होगी तो उसमें वो टॉप करके आ सकते हैं।
फिर वो गुजरात में टॉप करके आएंगे, फिर वो कंट्री में टॉप करके आएंगे, तो उसमें उसको फ्यूचर दिख रहा है। वो फ्यूचर कब दिखेगा? जब उसका डेटा एनालाइज किया गया कि नहीं भाई ये जो सर है वो टॉप कर रहे हैं सब जगह पर, लेकिन ये जो शराफत सर है वो किसी जगह पर टॉप नहीं कर रहे हैं, तो उसको बेच के हम क्या करेंगे? इसमें तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है। कभी कभी बोल देते हैं ना पूरे क्लास में, जब टीचर पढ़ा रहा होता है और आप सबका इंटरनल डिस्टरबेंस इतना होता है कि कभी कभी लेक्चर को साइड में रख के टीचर ऐसा बोल देता है कि क्या होगा आपका इन फ्यूचर, आप क्या करेंगे? और उसमें दो तीन क्लास में ऐसे होते ही है, तो उसके सामने देख के टीचर बोलेगा कि भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तू रहने दे भाई, पढ़ाई छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उसका डेटा एनालाइज किया है, उसको लेक्चर अच्छे से अटेंड भी नहीं करना है, उसको एग्जाम में मार्क्स भी नहीं आते, पढ़ाई करके क्या करेगा भाई? अच्छा है कि पढ़ाई करने लगो, फ्यूचर्स में कुछ बन के दिखाओ। आपके आप में हमको कुछ फ्यूचर दिखे तब बताएंगे ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? Yes, sir. पक्का समझ में आ रही सबको? Yes, sir. सर तो मुझे मैंने लास्ट ये में बात बताई कि चैप्टर नंबर 5 में हमको ये 4 टॉपिक करने हैं। जो 4 टॉपिक करने हैं वो 4 टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। कौन कौन से 4 टॉपिक हमको करने हैं? सबसे पहला टॉपिक करेंगे हम कलेक्शन ऑफ डेटा, देन सेकंड टॉपिक करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड टॉपिक करेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा, फोर्थ टॉपिक करेंगे फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डेटा। सर यस। सर मुझे लास्ट में समझ में नहीं आया। ओके सुन, क्या नाम है तेरा? शिफा। शिफा। ओके चलो, मैं तुझे छोटा सा एग्जांपल तेरा ही देता हूं। मान ले कि तू 5th स्टैंडर्ड में थी, मैथ्स में बहुत बढ़िया मार्क लेके आई, 6th में आई बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आई, 7th में आई मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स है, 8th स्टैंडर्ड में आई बहुत अच्छे मार्क्स है, 9th में भी अच्छे मार्क्स है। तो तू कंटिन्यूअसली 4-5 साल से अगर मैथ्स में बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आती है, टॉप कर रही है, तो तेरे में हमको फ्यूचर दिखेगा कि ये लड़की साइंस ले तो ये बहुत बढ़िया है। तो साइंस लेना, लिया तो नहीं है, साइंस लेने का है। साइंस लेने का है मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर में तेरे में साइंस लेने की एबिलिटीज है, इसी को बोलते हैं फ्यूचर अवेलेबिलिटीज। आर यू गेटिंग? यस तेरे साथ साथ मेरा एग्जांपल भी ले ले। मान ले कि मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मुझे मैथ्स में कुछ आता ही नहीं था, सर ने मुझे कैसे करके पास किया है वो सर ही जाने, मुझे कुछ आता ही नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं सर मैं तो साइंस लेके दिखाऊंगा आपको, देखना। 6th में आया फिर फेल हो गया, सर ने कैसे करके पास किया वो सर जाने। 7th में आया वैसे ही पास हुआ, 8th में आया वैसे ही पास हुआ, 9th में वार्निंग दे के पास किया कि चलो भाई अब पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, 10th में फेल हो गया। फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं मैं तो साइंस लूंगा, तो कोई मुझे साइंस लेने देगा? नहीं, क्योंकि मुझ में कुछ फ्यूचर है ही नहीं। फ्यूचर होगा तब जाके मुझे साइंस लेने देंगे ना। समझ में आ रही बात कि नहीं? यस समझ में आई बात? यस मैंने अभी आपको ओलंपिक का एग्जांपल दिया ना, कि ओलंपिक में कौन जाएगा खेलने के लिए, तो उसके लिए पूरा उसका जो डेटा होता है वो एनालाइज तो करेंगे कि हाँ भाई ये लड़का जो है वो पिछले साल यहाँ पर गया था खेलने के लिए, वहां से गोल्ड मेडल लेके आया, यहाँ से वो लेके आया, इसको बेचते हैं, ये कुछ करके दिखाए। मैं ओलंपिक में नाम रजिस्टर करवा दूं कि नहीं भाई मुझे भी जाना है ओलंपिक में। बताओ आपके पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस हमको जाना है ओलंपिक में, तो कोई जाने देगा? बिल्कुल नहीं जाने देगा। क्योंकि सबको पता है कि जिसमें भी अवेलेबिलिटी होगी इन फ्यूचर उसको ही जाने देंगे, बाकी किसी और को नहीं। क्लियर होगी बात? बात क्लियर Yes. हो गई सबकी? यस और नो? Yes, sir. ओके। अब बहुत ही सिंपल तरीके से
मैं आपको इतना बता दूं कि 8 स्टैंडर्ड में जो डेटा हैंडलिंग है उसमें ये 4 टॉपिक में से खाली हमको 2 ही टॉपिक करने हैं। 2 टॉपिक को हमको छूना भी नहीं। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा वी विल डू इन 9 स्टैंडर्ड। अभी खाली हमको करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ये 2 ही टॉपिक हमको करना है। 50% आपका चैप्टर खत्म। यस और नो? Yes, sir. Yes. क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा और एनालिसिस ऑफ डेटा ये आपके 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक है। जब आप 9th में जाएंगे, जो भी टीचर होगा 9th में वो आपको ये 2 टॉपिक करवाएगा। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमको करना है खाली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ एनी डेटा। पहला टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आज दे देता हूं, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। ऑलमोस्ट 8:36 हो गई है, तो 5-10 मिनट में मैं आपको खाली इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद में सर आपके मोबाइल में कितने बजे है? व्हाट, आपके फोन में कितने बजे है? क्या समझ में नहीं आया? आपके फोन में कितने बजे हैं? मुझे नहीं पता है, 8:36 हुई आई थिंक। ओके। ओके, सो आज खाली जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कल जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब उसके बारे में बात होगी और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका, उस टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसके बारे में अभी थोड़ी सी बात मैं खाली कर देता हूं आपको। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या मतलब होगा रिप्रेजेंटेशन का? मैंने पहले भी बताया कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो डेटा खाली कलेक्ट करना काफी नहीं है। उसको एक कमरे में सब जगह सब साथ में रख देना ये काफी नहीं है। उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। एक और एग्जांपल दे दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, ताकि आपको पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाए। मान लो कि आप 4 लोगों को याद रखना है। सबसे पहले क्लास टीचर, उसके बाद में हेड टीचर। ये 4 लोग को माइंड में रखना खाली। उसके बाद में प्रिंसिपल एंड उसके बाद में ट्रस्टीज। ओके, मैंने मैथ्स की एग्जाम ली। मैथ्स की एग्जाम का डेटा मैंने किसको दिया? क्लास टीचर को। क्लास टीचर को जो मैंने डेटा दिया ना वो एक शीट में दिया था। किस में दिया था? एक शीट में। तो खाली मैथ्स की एग्जाम तो नहीं होगी, और सब्जेक्ट्स जो है, साइंस है आपका, सोशल है, इंग्लिश है, लैंग्वेजेस है, सभी की एग्जाम्स होगी। तो सब लोगों ने जो क्लास टीचर होगा उनको शीट दिया होगा। वो जो शीट्स बना के दी तो वो एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन हुआ। किसके लिए? क्लास टीचर के लिए। मान लो कि अब हेड टीचर जो है उसने क्लास टीचर को फोन लगाया कि क्या कर रहे हो साहब, आ जाओ हमारी कैबिन में, बताओ हमको कि आपकी क्लास का क्या रिजल्ट है। एक बार सोचिए कि जो हमने शीट्स दी हैं 7 सब्जेक्ट की, क्या वो 7 शीट लेके क्लास टीचर जो है वो हेड टीचर को मिलने जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? जो ये 7 शीट जो हमने सब्जेक्ट वाइज क्लास टीचर को सबमिट की थी, वो उनमें से एक शीट बनाएगा और वो एक शीट जो है वो हेड टीचर्स को देगा कि देख लो, कुछ इस तरीके से रिजल्ट्स हैं मेरे क्लास में।
क्यों? क्योंकि हेड टीचर के पास एक क्लास थोड़ी है, हेड टीचर के पास तो 10-10 12 क्लास होते हैं, सभी क्लास के रिजल्ट्स का उसको एनालिसिस करना है। तो अगर उसको 7-7 सीट हम देंगे अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स की, तो एक बार सोचिए तो सही कि पूरे डिपार्टमेंट में अगर 12 क्लास है तो 12 7 उसके पास टोटल 84 सीट हो गई। तो 84 सीट को वो कैसे देखेगा? उसको तो खाली 12 सीट से मतलब है कि हाँ भाई ये 8 गर्ल्स की सीट है, ये 8 बॉयज की है, ये 9 बॉयज की है। तो जब हेड टीचर्स के पास शीट पहुंचेगी तो वो सब्जेक्ट्स की नहीं रहेगी, वो क्लास की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? क्लास की। हो रहा है रिप्रेजेंटेशन, समझना। पहले हमने क्लास टीचर को रिप्रेजेंट किया पर्टिकुलर सब्जेक्ट की शीट से, फिर हेड टीचर्स को रिप्रेजेंट किया पर्टिकुलर क्लास से। अब बारी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ने फोन किया हेड टीचर को, क्या कर रहे हो, आ जाओ, आपके डिपार्टमेंट का रिजल्ट हमको चेक करना है। अच्छा कोई बात नहीं, हम आते हैं। तो क्या ये जो 12 शीट है, जो क्लास वाइज शीट, क्या ये शीट लेके हेड टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल के पास एक डिपार्टमेंट थोड़ी है, प्रिंसिपल के पास तो 8-10 डिपार्टमेंट है। अगर एक डिपार्टमेंट की आप 12 शीट काउंट करते हो तो 10 डिपार्टमेंट की 120 शीट प्रिंसिपल थोड़ी चेक करेगा। तो क्या करेंगे? तो जो हेड टीचर होगा ना, वो ये 12 शीट में से एनालिसिस करके लिख देगा, उसको रिप्रेजेंट कर देगा कि सर ये जो मेरे पास 12 क्लास हैं, इन 12 क्लासों में जो टॉपर्स हैं ये टॉपर्स के मार्क्स हैं, इतने फेल हुए हैं, इतनी एवरेज मिली है, ये सब रिप्रेजेंट करके कोई एक कॉमन शीट में पूरे डिपार्टमेंट के बारे में वो लिख देगा। प्रिंसिपल को मिल गया। प्रिंसिपल को अब कितनी शीट मिली? खाली 10 शीट। फिर से समझना है, हमने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की शीट दी थी क्लास टीचर को, क्लास टीचर ने पर्टिकुलर क्लास की एक शीट बनाकर हेड टीचर को सबमिट की, हेड टीचर ने सभी क्लास को मिलाकर एक डिपार्टमेंट की शीट बनाई और वो शीट किसको दी? प्रिंसिपल को दी। अब समझना कि मान लो कि भाई स्कूल में ट्रस्टीज आ गए, ट्रस्टीज ने बताया कि भाई क्या चल रहा है हमारे स्कूल में, थोड़ा हमें भी बताओ, हम भी यहाँ के ट्रस्टी हैं, हमको भी जानना है क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे स्कूल का। तो क्या प्रिंसिपल जो है ये सभी शीट्स जो उसको पूरे डिपार्टमेंट से मिली थी, वो डिपार्टमेंट से मिली हुई शीट को ट्रस्टीज को देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ट्रस्टीज के पास थोड़ा टाइम है कि वो पूरा बैठ के 12-15 शीट्स जो है आपके पास उसको एनालाइज करें। नहीं। क्या होगा? तो प्रिंसिपल जो है उसको फिर से रिप्रेजेंट करेगा। अब वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा? तो अब वो बताएगा कि चलो भाई सर हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट में एवरेज मार्क्स इतने रहते हैं, इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, इतने स्टूडेंट पास हुए हैं और इतने स्टूडेंट्स जो है वो टॉप किया हुआ है। बस खत्म। एक बार खाली काउंट कर लो कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर ने जो शीट क्लास टीचर को सबमिट की थी, वो शीट अगर ट्रस्टीज को हम देने लगे तो ट्रस्टीज को कम से कम 1000 शीट को देखना होगा। कितनी शीट को? 1000 शीट को। हालांकि उसको तो खाली एक ही शीट में देखना है कि भाई कैसा कर रहा है हमारे स्कूल परफॉर्म, उसको तो खाली इतना ही देखना है। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर आ रहा है समझ। मेरा सिंपल यही कंसेप्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इट इज डिपेंड ऑन अ पर्सनालिटी। सर डिपार्टमेंट मीन्स पर्सनालिटी किस हिसाब से है उस हिसाब से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर वो हेड टीचर को देना है तो सभी सब्जेक्ट्स की एक कॉमन शीट बना दी, अगर प्रिंसिपल को देना है पूरे डिपार्टमेंट की सभी क्लास को मिला के एक शीट बना दी,
और अगर वो ट्रस्टीज को देना है तो पूरे स्कूल की एक शीट बना के ट्रस्टीज को दी। तो इसी को तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। उसमें भी डेटा ही है और कुछ नहीं है। मेरी बात समझना, पूरा डेटा ही है। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई अब? यस सर। तो इसके बारे में हमको बहुत सारी बात करनी है, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे। खाली आज ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब घर पे थोड़ा सा आप एनालिसिस करना, जिस तरीके से मैंने कैसे ये एग्जांपल दिया, क्लास टीचर, हेड टीचर, प्रिंसिपल, ट्रस्टीज, राइट। इस तरीके से एक कोई दूसरा एग्जांपल लेना कि जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो और रिप्रेजेंट करने के जो मोड है उसमें चेंज हो रहा हो। जो रिप्रेजेंटेशन हम क्लास टीचर को कर रहे हो वो ट्रस्टीज को नहीं करेंगे, और जो ट्रस्टीज को करेंगे वो क्लास टीचर नहीं करेगा। समझ में आई बात? ये तो अभी ट्रस्टीज तक पहुंचे हैं। इसके बाद में अगर आप काउंट करने जाओ ना तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का काउंट होगा, और सॉरी पूरे सिटी का काउंट होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का काउंट होगा, उसके बाद में पूरे स्टेट का काउंट होगा, पूरी कंट्री का काउंट होगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पर काउंट होगा। तो इसमें तो रिप्रेजेंटेशन करने के बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारा मोड है। मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर लॉट्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटीज। हो गई बात क्लियर सबको? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. take a screenshot of this page. You have to remember this only 4 points. Out of these 4 points, we have to do these 2 point representation of data and future availability of any data in this standard 8. In standard 9, we will do collection of data and analysis of data. Okay? Yes. Okay, tell me if you have any doubt. No, sir. No doubt. No doubt. आप लोग क्लास में कैसा है? कभी किसी को डाउट होता ही नहीं।